अब मैं ऑब्जेक्टिव 2 में आ जाता हूं। हमारी क्लास कब तक है? 6:15 तक है ना? अच्छा, तो मेरा ऑब्जेक्टिव 2 क्या है? मेरा ऑब्जेक्टिव 2 है ऑडिट। मेरा एक रिस्क कौन सा लेवल पता है प्यारे बच्चों? मतलब एफएस में कहीं पे भी रिस्क फ्रॉड हो सकता है, सही है? तो पूरे एफएस में कहीं पे भी फ्रॉड हो सकता है, तो इसके अगेंस्ट प्रोसीजर क्या होगा? इसके अगेंस्ट प्रोसीजर होगा कि मैं जो अपनी एंगेजमेंट टीम भेजूं उसके पास सफिशिएंट लेवल ऑफ नॉलेज एंड एक्सपर्टीज, बिकॉज अब कहीं पे भी फ्रॉड हो सकता है भाई, सही है? तो मैं अपनी एंगेजमेंट टीम ऐसे भेजूं जिसके पास सफिशिएंट लेवल ऑफ नॉलेज एंड एक्सपर्टीज हो कि वो फ्रॉड को डिटेक्ट कर सके। क्या याद तक बात समझ? आपने फ्रॉड स्पेशलिस्ट, फॉरेंसिक ऑडिटर्स वगैरह का आपने अपनी टीम का पार्ट, आप बैठ के समिट का, सिंध का, हैस्कॉल का, इनके बगैर आप ऑडिट नहीं कर सकते। यू हैव टू इंक्लूड दी फॉरेंसिक एंड फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट एज अ पार्ट ऑफ योर एंगेजमेंट टीम। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? पहला काम ये। दूसरा, अगर फ्रॉड हुआ है, अगर एफएस लेवल का है, तो कंपनी फ्रॉड करेगी कैसे? कंपनी अकाउंटिंग एस्टिमेट से चलो नीचे आ रहा है, एफएस अकाउंटिंग पॉलिसीज को। तो फिर दूसरी चीज, आपने कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसीज को क्या करना है प्यारे बच्चों? इवेल्युएट करना है कि क्या कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसीज एप्रोप्रिएट है भी कि नहीं। तीसरी चीज, अगर आपको लगता है फ्रॉड का रिस्क है, तो मैनेजमेंट ने जब फ्रॉड किया होगा तो सबसे पहले सामने किसको देखा होगा कि कौन पकड़ने वाला है? कौन पकड़ सकता है? ऑडिटर पकड़ सकता है। तो अगर ऑडिट नहीं हो रहा होता तो इतने कुछ थोड़ी आराम से कर रहे होते। तो भाई कौन पकड़ सकता है? तो जब वो सोचते भाई नहीं यार, ऑडिटर तो हमेशा ये 10 सैंपल सेलेक्ट करता है ना, ऑडिटर तो हमेशा ये 15 सैंपल सेलेक्ट करता है, ऑडिटर तो हमेशा ये बड़े आइटम्स देखता है, या ऑडिटर तो हमेशा छोटे आइटम्स देखता है। तो मैं इन एरियाज में, या ऑडिटर तो कभी बैंक स्टेटमेंट देखता ही नहीं है, ऑडिटर तो कभी कैश लेजर लेता ही नहीं है। तो भाई आपने तीसरी चीज क्या करनी होगी? एलिमेंट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा इन योर नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। आपने, ताकि वो आपके प्रोसीजर्स को प्रिडिक्ट ना कर सके। चूंकि जब आपको प्रोसीजर प्रिडिक्ट नहीं कर सके तो शायद देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको ऐसा सैंपल मांगे जिसमें फ्रॉड हो सकता है। एक चीज मैं अक्सर कहता हूं बच्चों से, हम लोग स्टॉक काउंट के लिए जाते हैं, क्लाइंट पीछे पड़ा हुआ होता है, आपसे बताओ कौन सी लोकेशन में जाना है। क्लाइंट पीछे पड़ा हुआ होता है आपके कि भाई लोकेशन तो बताओ, कौन सी लोकेशन सेलेक्ट करो, अगर आपने किसी बड़ी कंपनी का ऑडिट किया हुआ। और वो क्या पूछ रहा था बार बार? क्योंकि उसको पता है कि यार अगर ऑडिटर ने ये 3 लोकेशन सेलेक्ट करी है, या ये हमेशा 3 लोकेशन सेलेक्ट करता है, या कभी भी ये कोयटा नहीं गया, कभी भी बलुस्तान वाले वेयर हाउस में नहीं गया, तो वहां पे जो छेड़छाड़ी करनी है करो, सारा माल वहीं पे बता दो कि भाई सारा स्टॉक वहां पे पड़ा हुआ है, और जो कराची वगैरह का उसको बिल्कुल ठीक ठाक रखना, बिकॉज ऑडिटर यहाँ पे आके चेक कर रहा होगा। तो एलिमेंट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी को आपने क्या करना पड़ेगा? इनकॉर्पोरेट। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? एमओसी कैसे हो सकता है? तो भाई इसके लिए प्रोसीजर ये है कि आप जर्नल एंट्रीज को टेस्ट करना, आप जर्नल एंट्रीज को। दूसरा क्या है? तो भाई आप एक काम करें, आप एस्टिमेट्स में एजम्पशंस को चेक कर लें कि क्या एजम्पशंस रीजनेबल है। तीसरी, आउटसाइड दी, तो कोई भी ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हुई होगी तो उसके बिजनेस रैशनल को देखिए, वर्ड समझिएगा, आउटसाइड मेरा बिजनेस नहीं था ये, मैंने फिर भी ये ट्रांजैक्शन करी, तो भाई क्यों करी? फिर जब आपका बिजनेस ही नहीं है तो इसका बिजनेस रैशनल क्या है? इस ट्रांजैक्शन करने का पर्पस क्या है? इवैल्यूएट दी, इस ट्रांजैक्शन का पर्पस क्या था? कि 700 का लॉस बचाना था। तो जब तक आपको बिजनेस रैशनल नहीं पता चलेगा, आप कभी भी समझ नहीं सकेंगे ट्रांजैक्शन हुई क्या है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो मेरे पास नॉर्मली कुछ 3 प्रोसीजर्स यहाँ पे, कुछ 3 प्रोसेस यहाँ पे। क्या यहाँ तक बात समझ आती है सबको? मुझे एक बात बताएं, आप लोगों ने सेल्स परचेज पे काम किया हुआ है कभी? सेल्स परचेज, एक्सपेंसेस, इनकम, किसी पे तो काम किया होगा ना यार? किस पे काम किया? हाँ जी, परचेजेस पे काम किया हुआ है आपने? आपने सेल्स पे काम, सेल्स पे आप जनरल वाउचर देखते हैं? इनवॉइस बस, जनरल वाउचर्स नहीं देखते? होते ही नहीं है यार, कैसी बात करें, हमारे होते हैं यार। आपने देखे कभी किसी एरिया में जनरल वाउचर्स? पेरोल में भी जनरल वाउचर्स देखे आपने? आपने देखे? देखे जनरल वाउचर? क्यों देखे? जबरदस्त, इस वजह से जनरल, और बाकी ने देखी? आप लोगों ने जनरल एंट्रीज देखी है?
जनरल वाउचर्स देखे मैं मेरा सवाल, अगर आपने सेल्स पे काम किया है, आपने परचेस, आपने इन्वेंट्री, आपने पीपी, आपने रिस्क, हम अपने अपने एरियाज में जर्नल एंट्रीज देख चुके हैं, तो फिर यहाँ पे कौन सी जर्नल एंट्रीज को टेस्ट करना है भाई? मैंने और आपने जो सेल्स और परचेस में सैंपलिंग करी थी वो तो सिस्टमैटिक सैंपलिंग थी कि भाई कोई भी 15 बता दो, कोई भी 15 बड़ी बता दो, सही है, रैंडमली कोई भी 20 बता दो। जब मैं फ्रॉड के लिए जर्नल एंट्रीज को टेस्ट करूंगा तो मैं ये नहीं कहूंगा कोई भी 15 बता दो। अगर आपको लगता है मैनेजमेंट ने फिक्टिशियस, तो फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज ने रिकॉर्ड कब करी होगी? या तो उसने रिकॉर्ड करी होगी ईयर एंड पे, भाई ईयर एंड पे, समझ आ रही है बात? ईयर एंड पे पता चल रहा होगा भाई 100 मिलियन का टारगेट पूरा नहीं हो रहा, 80 मिलियन है, तो 20 मिनट बढ़ानी है इसीलिए 2 दिन में रिकॉर्ड करते रहो, सही, डिस्ट्रीब्यूटर को माल दे तो बाद में देखते रहेंगे, सही है। एक चीज ये हो सकती है, और क्या हो सकता है? मंथ एंड पे हो सकता है, और क्या हो सकता है? क्वार्टर एंड पे हो सकता है, और क्या हो सकता है? पब्लिक, अब पब्लिक हॉलीडेज पे या वीकेंड्स पे आपने क्या करी हुई है? आपने एंट्रीज पास की हुई है। एंट्री उस बंदे ने पास करी है जो कि ऑथराइज्ड बंदा नहीं था, तो यही तो मैनेजमेंट और राइट ऑफ कंट्रोल है कि अगर फाइनेंस क्लर्क है उसकी जिम्मेदारी है एंट्री पास करना, वो ऑथराइज्ड बंदा था, तो सीएफओ ने क्यों एंट्री पास करी? समिट का जो रिपोर्ट आई थी उसमें सबसे बड़ा मसला क्या था? मसला ये था कि भाई ये जो बैठा हुआ था बंदा, इसके पास तो राइट ही नहीं था एंट्री पास करने, कैसे एंट्री पास कैसे कर दी हो? पूरी मैनेजमेंट में किसी को पता ही नहीं था कि एंट्री पास क्या हो रही है। आप समझ रहे? तो एंट्री किस बंदे ने पास करी? उस बंदे ने जो कि ऑथराइज्ड नहीं था। एक ऐसी, अच्छा यार 500 मिनट की सेल्स रिकॉर्ड कर, क्या पूछोगे मुझसे? क्यों? और सर किसको करनी है? या डिस्क्रिप्शन जाने दे, बाद में भर देंगे। उस एंट्री की कोई डिस्क्रिप्शन नहीं आ रही होगी, उस एंट्री के कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं होगा, और वो एंट्री कैसे होगी पता है? वो राउंड नंबर की होगी या होल नंबर की होगी? 500 मिलियन, 800 मिलियन, 1 अरब, 2 अरब, क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो वो एंट्रीज किस तरीके से हो रही होंगी? वो राउंड नंबर या होल नंबर पे। तो वो कहते हैं ये कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि इंडिकेट करेंगे कि इस एंट्री में शायद फ्रॉड का रिस्क मौजूद है। तो ऐसा कभी भी ना सोच, मैं आपको जो बता रहा हूं, अक्सर हम रिव्यू करवाते बहस करते हैं ना कि भाई फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज क्यों टेस्ट करूं, मैं जेई टेस्टिंग क्यों करूं जब मैं सेल्स में ऑलरेडी जर्नल एंट्रीज को, सेल्स में जो आपने जर्नल एंट्रीज सेलेक्ट करी है उसमें से पॉसिबल है कि ऐसी कोई भी कैटेगरी शामिल ना हो, ईयर एंड की कोई एंट्री ना आई हो, क्वार्टर एंड की कोई एंट्री ना आई हो, राउंड नंबर की एंट्री ना आई हो। अब आप पूरा जीएल डंप लेते हो, जीएल डंप लेके आप स्पेसिफिकली एक फिल्टर लगाते हो, एक प्रोग्रामिंग करते हो कि भाई इस पूरे ट्रायल बैलेंस में जितनी भी एंट्रीज सैटरडे संडे की है मुझे दे दो, वीकेंड्स की है मुझे दे दो, पब्लिक हॉलीडेज की है मुझे दे दो, राउंड नंबर की है मुझे दे दो, जहां लिखा हुआ आ रहा है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीएफओ मुझे लिख के दे दो, जिन एंट्रीज में सीएफओ लिखा हुआ आ रहा है या सीओ लिखा आ रहा है या नाम लिखा आ रहा है, मुझे वो सिस्टम आपको वो एंट्रीज सारी एक्सट्रैक्ट करके दे देता है। जो हम सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करते हैं अपने फॉर्म्स में, तो सिस्टम आपको क्या करके दे देता है? सारी एंट्रीज एक्सट्रैक्ट करके देता है, फिर आपस में सैंपलिंग करो जो भी करो। बात समझ आ रही है आपके? अच्छा, क्लियर है हम सारे यहां तक? तो मैंने क्या कर लिया प्यारे बच्चों, मैंने प्रोसीजर्स भी परफॉर्म कर लिया। जब मैंने प्रोसीजर्स भी परफॉर्म कर लिया, अब अगला स्टेप क्या होगा?